गुड मॉर्निंग सभी को। मैं नंदिनी सिंह फिर से हाजिर हूँ दैनिक समसामयिकी की क्लास लेकर। तो आज है 4 मार्च और देखते हैं क्या है हमारे पास। स्वागत करती हूँ सबका वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के बारे में, जो हर साल 4 मार्च को मनाया जाता है। तो नेशनल सेफ्टी डे सेलिब्रेट किया जाएगा 4 मार्च को, और इस बार की जो थीम है वो क्या है, आवर एम जीरो हार्म, यानी हमारा लक्ष्य शून्य नुकसान को प्राप्त करना है। तो इस थीम के साथ में मनाया जाएगा। अच्छा, आपको बता दें कि नेशनल सुरक्षा दिवस के साथ साथ नेशनल सेफ्टी सप्ताह भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले 4 मार्च 1965 को राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण को विकसित करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना की गई थी भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत। और ये एक स्वायत्त निकाय है, यानी एक जो है सेल्फ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, और साथ में गैर लाभकारी संगठन के रूप में काम करता है। साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह भी मनाया जाएगा, जो 4 मार्च से शुरू होगा और 10 मार्च तक चलेगा, है ना। और ये जो हम राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मना रहे हैं, ये 52 नंबर का राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस इस बार 2023 में मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना, लोगों में जागरूकता पैदा करना और विभिन्न प्रकार के प्रोग्रामों का आयोजन करना, जिससे कि लोग अपने आप को सुरक्षित रख सकें, पर्यावरण की रक्षा कर सकें और अपने स्वास्थ्य की भी देखभाल कर सकें। इसके बाद हम बात करेंगे जिष्णु बरुआ के बारे में, जिनको 27 फरवरी 2023 को बिजली नियामक केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग यानी कि CERC का अध्यक्ष चुना गया है। किसको चुना गया है? जिष्णु बरुआ को चुना गया है। और ये जो है, पहले क्या थे, तो असम के अतिरिक्त मुख्य सचिव रहे हैं 2017 से लेकर अक्टूबर 2020 तक, और असम के मुख्य सचिव के रूप में भी इन्होंने अगस्त 2022 तक काम किया है। अगर हम केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 24 जुलाई 1998 को भारत सरकार द्वारा विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम 1998 के प्रावधानों के तहत हुई थी, जिसमें आयोग के अध्यक्ष के साथ साथ इसमें 4 अन्य सदस्य होते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि इसका जो प्रमुख काम है वो केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली जो कंपनियां हैं उनको नियंत्रित करना, राज्यों के बीच में विद्युत के उत्पादन और बिक्री और उससे संबंधित योजनाओं को कार्यान्वयन करने का भी काम इसका है। SSB यानी सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के पद पर कौन नियुक्त हुई हैं? तो एक IPS अधिकारी हैं जिनका नाम है रश्मि शुक्ला, उनको नियुक्त किया गया है। अगर हम SSB के बारे में बात करें यानी सशस्त्र सीमा बल के बारे में बात करें, तो ये जो सशस्त्र सीमा बल है, ये स्पेशली भारत की वो सीमा जो नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई है वहां पर तैनात है। और महाराष्ट्र कैडर की 188 बैच की IPS अधिकारी है रश्मि शुक्ला, जिनको केंद्रीय रिजर्व पुलिस यानी CRPF में तैनात किया गया था। यानी ये पहले कहां पर थी? तो CRPF में तैनात थी। रश्मि शुक्ला जी के बारे में बात कर लेते हैं। इनको अपने सराहनीय सेवा के लिए 2005 में प्रेसिडेंट पुलिस मेडल मिला था। 2013 में इनको विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला था, और साथ में ही 2016 में रश्मि शुक्ला मुंबई के पुलिस कमिश्नर के रूप में भी काम कर चुकी हैं, और 2021 में ये जो ADG के पदों पर नियुक्त की गई थी, और अक्टूबर 2022 में रश्मि शुक्ला को हैदराबाद में CRPF के एडिशनल डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। और अब 2023 में इनको ADB का महानिदेशक इनको SSB का महानिदेशक पद के रूप में इनको चुना गया है। अब हम बात करेंगे वियतनाम में नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, जिनका नाम है वो वॉन थुओंग, जो 52 ईयर के हैं। और ये किसको रिप्लेस करेंगे? तो ये गुयेन जुआन फुक को रिप्लेस करेंगे, और इनका जो कार्यकाल है 2023 से लेकर 2026 तक चलेगा। और वियतनाम के उपराष्ट्रपति कौन है? तो वो है वोट एनह जुआन। वियतनाम के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम दक्षिण एशियाई मैप को ध्यान से देखें तो वियतनाम हमको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि वियतनाम की स्थिति, अगर भौगोलिक स्थिति देखें तो ये दक्षिण एशियाई देश है, और साथ में ही ये आसियान का भी सदस्य है। आसियान यानी एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन का सदस्य है। यहाँ के प्रधानमंत्री फॉम मिन चिन है, राष्ट्रपति वो वॉन थुओंग है, और राजधानी क्या है? हनोई है, और यहाँ की मुद्रा क्या है? डोंग है।
डी गुकेश के बारे में बात करेंगे, जिनको एशियाई शतरंज महासंघ के द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। अच्छा, इन्होंने क्या किया था उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो महाबलीपुरम में 44 नंबर का शतरंज ओलंपियाड हुआ था, जिसमें इन्होंने रिकॉर्ड तोड़े और जहां पर इनको स्वर्ण पदक मिला था। तो इस स्वर्ण पदक को जीतने के साथ में ही एशियाई शतरंज महासंघ के द्वारा इनको प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और साथ ही अगर हम एशियाई शतरंज महासंघ के द्वारा अन्य पुरस्कारों के भी बारे में बात कर लेते हैं, तो अन्य पुरस्कारों के रूप में अखिल भारतीय शतरंज महासंघ को यहाँ चल रहे ACF वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान मोस्ट एक्टिव फेडरेशन पुरस्कार मिला है। यानी जो ये एशियाई शतरंज महासंघ है, इसको भी पुरस्कार मिला है, और वो पुरस्कार क्या है, तो मोस्ट एक्टिव फेडरेशन पुरस्कार। इसके अलावा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन है, उनको भी फिडे शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी करी है उन्होंने। तो इसके लिए उनको मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया था। और कुछ महिलाएं जैसे कोनेरू हम्पी, डी हरिका, आर वैशाली, तानिया सचदेव और भक्ति कुलकर्णी को भारतीय महिला टीम को कांस्य पदक जीतने के लिए वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला टीम चुना गया है। और ग्रैंड मास्टर RB रमेश को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच और ग्रैंड मास्टर अभिजीत कुंटे को महिला कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी दिया गया है। HDFC बैंक के CEO और MD यानी प्रबंध निदेशक कौन है, तो शशिधर जगदीशन है। उनको बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है। स्पेशली कहा गया है कि इन्होंने बैंक के लिए जो टेक्निकल फील्ड में जो भी प्रॉब्लम आ रही थी, जो भी चुनौतियां आ रही थी, उनका सफलतापूर्वक सामना किया है और बैंक की जो शाख है उसको बढ़ाने में मदद करी है। मध्य प्रदेश के भोपाल में 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। 3 से 5 मार्च तक चलेगा ये, और इस बार की थीम है नए युग के लिए पूर्वी मानवतावाद। ये जो आयोजन है वो सांची यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट इंडिक स्टडीज के सहयोग से इंडिया फाउंडेशन के द्वारा किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है कि धर्म और धम्म परंपराओं को एक साथ लेकर आना और इन दोनों के ही माध्यम से विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। अब हम बात करेंगे गोदरेज एंड बायस के बारे में, जिसने एक समझौता किया है रेनमैक के साथ। स्पेशली किस लिए करा है, तो मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए। अच्छा, गोदरेज टूलिंग ने रेलवे और मेट्रो रेल के लिए मशीनरी और प्लांट परियोजनाओं पर सहयोग देने के लिए ऐसा करा है। और साथ में आपको बता दें कि यूरोप और अन्य विकसित देशों से रेल उद्योग से जुड़े हुए नवीनतम तकनीक गोदरेज बायस के द्वारा लाए जाएंगे और उसको जो है भारत के लिए स्वदेशी बनाया जाएगा। तो इस उद्देश्य से ऐसा किया गया है। अगर हम गोदरेज बायस के बारे में बात करें, तो ये कंपनी 15 साल से भारतीय रेलवे की भागीदार के रूप में काम कर रही है। अब हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में, जिसने अडानी ग्रुप पर जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी काफी दिन पहले, काफी चर्चा में थी कुछ दिन पहले। तो वो जो रिपोर्ट आई थी, तो उसकी जांच के लिए एक विशेषज्ञों की एक समिति के गठन की बात कही है। और स्पेशली जो सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड से बोला है कि वो 2 महीने के भीतर अडानी समूह हिंडनबर्ग मामले की जांच करें और रिपोर्ट जो है कोर्ट में प्रस्तुत करें। इसके लिए 6 सदस्यों की एक समिति बनाई गई है, और इसमें कौन कौन से सदस्य हैं, तो इसके अध्यक्ष होंगे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश AM स्प्रे, और साथ में ही OP भट्ट, न्यायमूर्ति JP देवधर, KV कामत, नंदन नीलेकड़ी और सोम शेखर सुंदरेशन शामिल हैं। अच्छा, ये क्यों किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो जब हिंडनबर्ग रिसर्च की जो रिपोर्ट आई थी, उसके बाद क्या हुआ, अडानी समूह के जो शेयर हैं वो काफी ज्यादा गिर गए थे। तो अब इसके लिए जनहित याचिकाएं दायर करी गई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो DY चंद्रचूड़ जी हैं। अब हम बात करेंगे सिक्का वेंडिंग मशीनों के बारे में, जिसके लिए RBI एक नई पायलट परियोजना शुरू कर रही है। और ये जो परियोजना है, ये पहले फेज में भारत के 12 शहरों के 19 स्थानों पर चलाई जाएगी। और स्पेशली क्या किया जाएगा, तो जो वेंडिंग मशीनें हैं उनको सार्वजनिक स्थानों पर लगाया जाएगा, जैसे कि रेलवे स्टेशन, शॉपिंग मॉल, मार्केट प्लेस, जिससे कि लोगों की पहुंच आसानी से यहाँ तक पहुंच सके। अच्छा, ये क्या करेगी ये वेंडिंग मशीन, तो वेंडिंग मशीन के द्वारा जो ग्राहक हैं वो सिक्के ले सकते हैं।
नेक्स्ट बात करेंगे, देश भर में 5वें जन औषधि जन चेतना अभियान समारोह की शुरुआत कर दी गई है। 1 मार्च को स्टार्ट किया गया है इसे। और किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा किया गया, जो भारत के केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री हैं। ये जो है फार्मास्यूटिकल विभाग और साथ में ही रसायन और उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। साथ में ही 1 से 7 मार्च के बीच में जन औषधि स्कीम के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कई सारे कार्यक्रम चलाए जाएंगे, जिसमें क्विज भी होगा और स्पेशली 13 से 16 साल के जो बच्चे हैं उनके बीच में जेनरिक दवाओं की गुणवत्ता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। और इस बार की जो थीम है 2023 की, वो जो थीम है वो है जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी। इस थीम के साथ करा जा रहा है। जन औषधि योजना के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसको स्टार्ट किया गया था 2008 में यूपीए सरकार के द्वारा। तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो उसके बाद 2015 में इसको फिर से स्टार्ट किया गया और इसका नाम बदलकर नवंबर 2016 में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना कर दिया गया। अच्छा, ये जो योजना है वो क्या है? तो जन औषधि मेडिकल स्टोर खोले गए हैं, जहां पर गुणवत्तापूर्ण जो जेनरिक दवाएं हैं वो सस्ते दामों पर उपलब्ध हैं आम जनता के लिए, है ना। तो ये जो योजना है इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, लोगों को बताने के लिए, दवाइयों की गुणवत्ता को बताने के लिए ऐसा किया जाता है हर साल। ये जो देश भर में जन औषधि जन चेतना अभियान चलाया जाता है रसायन और उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को पोर्टर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। क्यों सम्मानित किया गया है? तो कोविड-19 के टाइम जो उन्होंने स्कीम बनाई, रणनीति बनाई और उसका सफलतापूर्वक उसको क्रियान्वयन किया, तो इसके लिए इनको पोर्टर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। कोविड-19 जब चल रहा था तो उस समय भारत की जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने 3 रणनीतियां बनाई थी और उसके 3 पार्ट करे थे: रोकथाम करना, राहत पैकेज देना और टीका प्रशासन। तो इन तीनों को ही बड़े अच्छे से चलाया गया था केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। अच्छा, इसकी घोषणा कहाँ पर करी गई है? तो द इंडिया डायलॉग में करी गई है। ये 23-24 फरवरी को स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान और यूएस एशिया टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट सेंटर के द्वारा आयोजित द इंडिया डायलॉग था, उसमें करी गई थी। और 2 दिन तक ये सम्मेलन चला था, 23 और 24 फरवरी को। और इसका जो विषय था वो क्या था? तो द इंडियन इकोनॉमी 2023, इनोवेशन, कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस। पोर्टर पुरस्कार के बारे में बात करें तो ये अमेरिकी नागरिक माइकल ई पोर्टर थे, जो इकोनॉमिक्स भी थे, शोधकर्ता थे, लेखक थे, सलाहकार थे, वक्ता थे और शिक्षक थे। इनके नाम पर रखा गया है। स्पेशली ये स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में जो भी समस्याएं आती हैं और उनका जो समाधान निकालता है, तो उस परिप्रेक्ष्य से इस पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। अब हम बात करेंगे वाडा और नाडा के बारे में। वाडा मतलब विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी। तो इनके द्वारा जब ऐश्वर्या के टेस्ट में प्रतिबंधित पदार्थ एनाबॉलिक स्टेरॉयड पाया गया, तो जिसके बाद से ही राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी नाडा ने और साथ में ही एथलेटिक्स इंटीग्रेट यूनिट AIU ने प्रतिबंधित दवाओं के सेवन की वजह से जो ये राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक है ट्रिपल जंपर ऐश्वर्या बाबू, उन पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। और आपको बता दें कि जून 2022 में राष्ट्रीय अंतरराज्य चैंपियनशिप के दौरान ट्रिपल जंप में स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने और साथ में 14.14 मीटर की छलांग लगाई थी, जिससे एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित हुआ था। और 13 और 14 जून 2022 को चेन्नई में राष्ट्रीय अंतरराज्यीय चैंपियनशिप के दौरान ऑस्टेरिन के लिए पॉजिटिव पाई गई थी, जो एक सिलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर मेडुलेटर है। तो जिसकी वजह से इनको क्या किया गया है, इनके ऊपर बैन लगाया गया है 4 साल का। नेक्स्ट बात करेंगे SBI के बारे में। तो SBI ने अपना सबसे बड़ा सिंडिकेटेड सोशल लोन प्राप्त किया है और वो कितने अरब डॉलर का है? तो 1 अरब डॉलर जुटाए हैं SBI ने। अच्छा, ये एशियाई प्रशांत क्षेत्र का सबसे बड़ा पर्यावरण संबंधी और सामाजिक लोन है जो SBI ने प्राप्त किया है और वैश्विक स्तर पर ये दूसरा सबसे बड़ा सामाजिक ऋण है, जिसका प्रयोग SBI सस्ती आवास योजनाओं और ESG परियोजनाओं में करेगा। भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और ऑस्ट्रेलियाई शिक्षा मंत्री जेसन क्लेयर के बीच में नई दिल्ली में एक द्विपक्षीय बैठक हुई है और समझौता किया गया और एक MOU पर हस्ताक्षर हुआ है। इस MOU के माध्यम से
जो दोनों देशों के छात्र हैं, जो पेशेवर हैं, व्यवसायी हैं, उनके आवाजाही को आसान बनाया जाएगा। बिहार के उद्योग मंत्री हैं समीर कुमार महासेठ। तो जब बिहार के पटना में ग्रैंड ट्रक रोड इनिशिएटिव्स 3.0 के दौरान पुस्तक का विमोचन किया गया, और ये पुस्तक कौन सी है, तो कवि राजनयिक अभय कुमार है, इनके द्वारा संपादित पुस्तक है द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। इसका विमोचन किया गया है। किसका? द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर का विमोचन किया गया है। अब हम बात करेंगे जैस्विन एल्ड्रिन के बारे में, जो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, और इंडियन ओपन जंप प्रतियोगिता 2023 जो कर्नाटक के बेल्लाली में आयोजित किया गया था, वहां पर इन्होंने पुरुषों के लॉन्ग जंप स्पर्धा में नया रिकॉर्ड बनाया है, और साथ में ही इनको स्वर्ण पदक मिला है ना। और इसके इसके साथ ही ये एशियाई खेल जो होने वाले हैं उसके लिए क्वालिफाई कर दिए गए हैं। अच्छा, इनकी इनकी जो छलांग थी वो कितने मीटर की थी, तो वो थी 8.42 मीटर की छलांग थी। अप्रैल में मुरली श्री शंकर के द्वारा फेडरेशन कप 2022 में बनाए गए 8.36 मीटर का जो राष्ट्रीय रिकॉर्ड है वो भी इनके द्वारा तोड़ दिया गया है। अब इंडियन ओपन जंप प्रतियोगिता 2023 के पुरुष लॉन्ग जंप के विजेताओं के बारे में बात करें तो स्वर्ण पदक जीता है जैस्विन एल्ड्रिन ने, रजत पदक जीता है मोहम्मद अनीस याहिया ने, और कांस्य पदक मिला है ऋषिश्वर को। साथ में इंडियन ओपन जंप प्रतियोगिता महिला लॉन्ग जंप के बारे में और उनके विजेताओं के बारे में बात करें तो श्रुति लक्ष्मी स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने, मनीषा मल को सिल्वर मेडल और आर पुनीत को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। पद्म भूषण से सम्मानित पूर्व राजनयिक चंद्रशेखर दासगुप्ता का निधन हो गया 82 ईयर की उम्र में, और इनको 2008 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। और साथ में आपको बता दें कि इन्होंने 2 बुक लिखी थी। पहली बुक है इनकी कश्मीर में युद्ध और रणनीति 1947 टू 48, है ना। और साथ में एक और बुक लिखी थी भारत और बांग्लादेश मुक्ति युद्ध। तो ये जो 2 बुक है इनके द्वारा लिखी गई थी। आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा और आपने एंजॉय किया होगा। आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस अच्छे हैं, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में और स्टडी ग्रुप में ये जो वीडियो है इसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। फिर मिलेंगे कल नए सेशन के साथ, नई खबरों के साथ में। टेक केयर एंड बाय बाय।